अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज की संदिग्ध मौत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मौत हुई। सुसाइड नोट भी मिला। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया। आनंद गिरी का बड़ा आरोप, कहा साजिश के तहत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। शपथ के बाद सीएम चन्नी ने किसानों को पानी और बिजली के बिल माफ करने का वादा किया। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर बड़ा हमला। कहा पिछली सरकारों में यूपी में जंगल राज था। 2017 से पहले यूपी में डकैती अपहरण आम बात थी। बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। कहा अब दिल खोलकर करेंगे काम और गाएंगे गाना। डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को मिली जमानत। मुंबई की कोर्ट ने राज कुंद्रा को 50,000 की निजी मुचलके पर जमानत दी। In association with Colors, make life better. नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है और इतने विस्तार से खुलता है कि आप जब इस पाठशाला से निकलते हैं तो उस खबर के मास्टर होते हैं। और हां, बार बार कहता हूं, ये न्यूज का फैमिली शो है, यानी बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों को भी न्यूज दिखाइए, क्योंकि उनको न्यूज समझ में भी आएगी और न्यूज उनके काम की भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज पाठशाला में आपके लिए हम क्या लेकर आए। सबसे पहले दलितों पर दिखावा पॉलिटिक्स का चैप्टर खुलेगा। दलित बहुत हो रहा है इस देश में, लेकिन दलितों पर दिखावा और उसको लेकर पॉलिटिक्स कैसे हुई है, इसका पूरा चैप्टर खोलूंगा। एक एक गणित, एक एक पॉलिटिकल साइंस की बात सब आपको समझाऊंगा। इसके बाद इसी चैप्टर में चन्नी के नाम पर चुनावी टाइम पास होने वाला है क्या, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। कांग्रेस को अचानक दलित सीएम क्यों याद आया? अचानक से, सालों से नहीं याद आया, आज कैसे याद आ गया, यह भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की, महंत नरेंद्र गिरी की मौत सुसाइड है या साजिश, इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। दुश्मन को ढेर करने वाला नया हथियार यानी किलर रोबोट कैसे काम करता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक व्यक्ति कैसे किलर रोबोट से किसी की हत्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज सबसे पहले दलित पॉलिटिक्स का चैप्टर खोल रहा हूं। कांग्रेस को पंजाब में अचानक दलित याद आ गए। चुनाव से 5 महीने पहले दलित सीएम बना दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए गए। एक डिप्टी सीएम जाट सिख और दूसरा हिंदू। कुल मिलाकर कांग्रेस ने चुनाव के लिए 5 महीने पहले खुद को रीसेट किया है। मतलब जैसे आप मोबाइल में नहीं करते हैं कि मोबाइल हैंग होने लग जाए तो एक बार उसको रिफ्रेश कर लो, रीस्टार्ट कर लो, तो उन्होंने रीसेट किया है और पहली बार पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया। और यहां आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को देख रहे हैं। और इस दलित पॉलिटिक्स की अहमियत समझिए कि राहुल गांधी उठकर पंजाब चले गए सीएम पद की जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था उसके लिए। तो इसका कुछ तो मायना है, इसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस है। यह अचानक पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब को कैसे मिला और देश भर में क्या हुआ है, आज जरा आपको समझाता हूं। इसका चैप्टर खोलता हूं तो आपको समझ में आएगा कि इन तस्वीरों को क्यों देखने के साथ साथ आंकड़ों के लिहाज से और इतिहास के लिहाज से समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बताता हूं, 1966 के बाद यानी 1966, यह साल याद रखिए। क्योंकि 1966 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ और हिंदी भाषी प्रदेश हरियाणा बनाया गया और पहाड़ी इलाकों को जोड़कर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और उसके बाद पंजाब बचा। तो अगर आप पंजाब में 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, मॉडर्न पंजाब जिसको कह लीजिए, तो इसमें जो 22 साल कांग्रेस ने राज किया, यानी यहां पर 22 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। और अगर अगले 22 साल आप देख लीजिए, मतलब इन दोनों को मिला लीजिए, ऐसा नहीं कि 22 साल रहे और फिर ये 22 साल रहे, मतलब 44 साल जो 1966 के बाद हुए उसमें से 22 साल ये रहे और 22 साल जो है वो अकालियों की सरकार रही।
इसमें बीजेपी भी गठबंधन में रहेगी। मतलब बराबर की हिस्सेदारी, 22 साल इनके पास, 22 साल इनके पास। लेकिन कांग्रेस की इन 22 सालों में सरकारें कितनी आई? 10 सरकारें आई कांग्रेस की चुनकर। और अकाली दल की कितनी सरकारें आई? 7 सरकारें चुनकर आई इन 10 सालों में, इन 22 सालों में 7 सरकारें। और इन दोनों के लिए आपको कह रहा हूं, सिर्फ एक के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी और अकाली के लिए भी, इन्होंने कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए? दलित सीएम पंजाब में इन 44 सालों में कितने बने? 0, अंडा, एक भी दलित सीएम नहीं बनाया। और यह पहली बार अब जाकर कांग्रेस ने दलित सीएम बनाया, वो भी चुनाव जीत के नहीं बनाया। 22 साल में इनको याद नहीं आया, इनको याद आया चुनाव के 5 महीने पहले। और नवजोत सिंह सिद्धू की क्रिकेटिंग भाषा में बोलूं तो नवजोत सिंह सिद्धू अगर चेहरा होंगे तो इनको समझिए कि नाइट वॉचमैन बनाकर उतारा है कि तुम अभी विकेट बचा कर रखो, विकेट बचा के रखो, मतलब चुनाव में हमको बचा के रखो, और उसके बाद जब दिन निकल जाएगा तो अगले दिन से बैटिंग करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू उतरेंगे, वो सीएम बनेंगे। और ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे बताऊंगा और समझाऊंगा। दलितों पर चुनावी पॉलिटिक्स ये कैसे होती है, ये आपको समझना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले दलित सीएम बनाया, अकाली दल का वादा। अब ये आप दलित पॉलिटिक्स देखिए पंजाब के अंदर कैसे हो रही है। सबको दलित याद आ गए, 22 साल कोई याद नहीं आए, और अब सबको दलित पॉलिटिक्स जो है वो समझ में आ रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने सीएम बना दिया 5 महीने पहले, यानी इसको आप नाइट वॉचमैन वाला सीएम भी कह सकते हैं क्रिकेटिंग भाषा में। अकाली ने क्या कहा? अकाली कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बना देंगे, डिप्टी सीएम। अगर हम जीत कर आए तो वो सीएम नहीं बना सकते, क्योंकि सीएम तो बादलों का अधिकार है। अकालियों की सरकार बनेगी तो बादल परिवार से ही कोई सीएम बनेगा, तो उन्होंने कहा हम डिप्टी सीएम बना देंगे, तुम रख लेना डिप्टी सीएम। आज मैं राष्ट्रवाद शो कर रहा था शाम 5 बजे, उसमें दलित नेता हैं उदित राज कांग्रेस के, उनसे कहा कि 6 महीने के लिए दलित को 5 महीने के लिए सीएम क्यों बनाया? तो कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 5 महीने के लिए बना दिया, इसी में दलित को खुश हो जाना चाहिए। गजब है भाई, 5 महीने के लिए बना दिया, इसमें खुश हो जाए, दलित क्या काबिल नहीं होता है? और बीजेपी क्या वादा कर रही है? बीजेपी वादा कर रही है कि हम सीएम बना देंगे। इनका सीएम बनना नहीं है, बीजेपी कहीं है नहीं पंजाब में, तो इनको लगता है चलो हम सीएम बनाने के बाद पर ही बात करते हैं कि हम दलित को सीएम बना देंगे। ये भी अकालियों के साथ सरकार में थे, इन्होंने तब तो नहीं बनाया। तो दलित को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कांग्रेस है, अकाली है, बीजेपी है, सब दलित दलित की बात करने लगे। अब ये क्यों हो रहा है? जिस राज्य में 22 साल राज करने के बाद इनको दलित नहीं सूझा, आज क्यों सूझ रहा है? कुछ तो वजह होगी, ये समझिए। खबर तो सब दिखा रहे हैं, खबर के पीछे की कहानी समझिए। पंजाब का चुनावी समीकरण क्या है, आपको इसको समझना होगा कि पंजाब में चुनावी समीकरण क्या कहता है। यहां पर जो सिख वोटर है, वो सिख वोटर करीब 58% है, 58% सिख वोटर है। हिंदू वोटर जो है वो करीब 38% के आसपास बैठता है, हिंदू वोटर 38%। और जो अन्य आते हैं, जिसमें आप दूसरों को मिला लीजिए, वो बैठते हैं करीब 4%। यह पंजाब का हिसाब है। और पंजाब का दलित समीकरण क्या कहता है? अब आपको यह पंजाब का हिसाब बताया। अब यहां पर पंजाब में दलित के हिसाब से देखिए कि दलित समीकरण क्या कहता है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो यह बात समझ में आएगी कि क्यों सब दलित दलित कर रहे हैं। कुल आबादी का, यानी कुल आबादी का 34% वो दलित वोट है। कुल आबादी का 32, माफ कीजिएगा, 32%। और सिख आबादी में, जो अभी आपको बता रहा था, जो 58% थे, उस 58% में से सिख आबादी में, उसमें से 57% दलित है, 57% ये दलित है। अब आप सोच लीजिए दलितों की संख्या कितनी ज्यादा है पंजाब के अंदर। और जो हिंदू आबादी आपको बता रहा था 38%, उन हिंदू आबादी में से भी 38% दलित है। तो अगर आप दलित वोटरों की संख्या निकालने बैठिएगा तो एक बड़ा आंकड़ा पंजाब के लिहाज से बैठता है, और इसीलिए पंजाब में अचानक दलितों की बात हो रही है। लेकिन यह तो पहले भी था, कभी सीएम नहीं बनाया आपने, अब क्यों सीएम बना रहे हैं? आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। 1947 के बाद पंजाब में
1947 से अब तक की बात कर रहा हूं। 1947 से अब तक पंजाब के अंदर कितने मुख्यमंत्री रहे? पंजाब में 16 सीएम रहे और इनमें से अगर आप कम्युनिटी के हिसाब से देखिएगा तो 11 सीएम जो हैं वो जाट सिख हैं। और ये जाट सिख कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू इसी कम्युनिटी से आते हैं, जाट सिख से। और इनकी आबादी जो है वो करीब 20% है, मतलब 20% आबादी से 11 सीएम पंजाब को मिले। प्रभावशाली वर्ग है। अच्छा, 1966 के बाद सिर्फ एक सीएम छोड़कर सब जाट सिख सीएम रहे। 38% हिंदू आबादी है, 38%। और इनके कितने सीएम रहे? 3 सीएम रहे हिंदू आबादी के। और ये भी 1966 से पहले थे, अभी नहीं थे। और इनका वोट शेयर है 38%। तो 1966 के बाद हिंदू सीएम रहा ही नहीं। और अभी सुनील जाखड़, जिनको सीएम बनाने की बात हो रही थी, उन्होंने टाइम्स नाउ ना भारत से क्या कहा वो भी आपको सुनवाऊंगा। वो सुनना चाहिए कि कैसे उनके और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच उनका हिंदू होना आ गया। 34% दलित आबादी। और इनको कितने पद मिले मुख्यमंत्री के? एक, सिर्फ एक बार। दलित आबादी जो है ये 32% आबादी है और इनको एक सीएम मिला आज तक। एक सीएम जो अब चन्नी साहब बने। 75 साल में पहला दलित सीएम पंजाब को मिला है। ये दलित मुख्यमंत्रियों का और अलग अलग कम्युनिटीज के कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं उनका इतिहास रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो चरणजीत चन्नी है वो नाइट वॉचमैन है, पार्ट टाइम सीएम है, कि 5 महीने तुम कर लो भाई, तुम्हारे नाम पर दलित के नाम पर वोट मिल जाएगा, उसके बाद सिद्धू भाई आ जाएंगे। क्या चुनाव के बाद फिर जाट सिख सीएम होगा? कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान से संकेत मिल रहा है, क्योंकि हरीश रावत जो प्रभारी है वहां पर, उन्होंने कहा कि हम सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, सीएम किसी और को बनाएंगे और चुनाव जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर लड़ेंगे। सुनिए एक बार हरीश रावत को। चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। अब आप देखिए, कांग्रेस के अंदर एक दलित को जब मुख्यमंत्री भी बनाया गया तो हमारी जानकारी तो यह कहती है कि 5 नाम, 30 घंटे में 5 नाम जो है उनके आगे टिक लगा, कैंसिल हुआ, टिक लगा, कैंसिल हुआ। और उसमें 5वां और आखिरी नाम चन्नी साहब का था। यानी आखिर में इनको लगा कि चलो एक दलित को बना देते हैं। और इस पर सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप तो स्वेरिंग इन यानी शपथ ग्रहण के दिन ही आप जब सवाल उठा रहे हैं कि चेहरा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, तो आप ये कहकर चुनाव में सिद्धू की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा, आप सबको चौंका रहे हैं। या आप नए मुख्यमंत्री को जो है वो एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके अधिकार को कम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो पूरी कहानी है थोड़ा इसको समझिए। कांग्रेस में सीएम पद के 2 बड़े दावेदार थे। एक दावेदार सुनील जाखड़ का नाम था, जिनका ट्वीट अभी आप देख रहे हैं, ये हिंदू फेस है। और दूसरे दावेदार सुखजिंदर रंधावा थे, जो जाट सिख है। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी सीएम बने। ये आपको तीनों चेहरे दिखा रहा हूं। चरणजीत चन्नी सिख दलित हैं, सीएम बनाए गए। ये सुखजिंदर रंधावा जाट सिख है, डिप्टी सीएम बनाए गए। इनके बारे में तो कहा जा रहा है कि इन्होंने एक तरीके से कहिए कि अपना सूट बूट सिलवा लिया था कि अब मुझे जाना है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन विरोध हो गया। और तीसरा नाम ओपी सोनी है, ये हिंदू समाज से आते हैं, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। सिद्धू नहीं चाहते थे कि रंधावा साहब सीएम बने, क्योंकि सिद्धू खुद जाट सिख हैं। तो अगर जाट सिख को सीएम बना दिया चुनाव से ठीक पहले और उसके बाद चुनाव जीत गए, तो फिर क्या बोल के हटाएंगे? वो तो कहेंगे भाई मैं जाट सिख हूं, मुझे रहने दो, मेरी कम्युनिटी का बोलबाला है, मुझे मेरे नाम पे वोट मिला है। तो इसलिए सिद्धू नहीं चाहते थे कि कोई जाट सिख सीएम बने। इसीलिए आखिर में चन्नी साहब को सिद्धू ने सपोर्ट कर दिया कि दलित का दलित हो गया है, दलित के बढ़ावे की भी बात हो गई, और फिर बाद में जो है हम जाट सिख के नाम पर आ जाएंगे। और रिमोट से अभी 5 महीने चलाना है किसी तरीके से। सुनील जाखड़ का भी पत्ता कट गया। इस पूरे सिलेक्शन में सिद्धू की पॉलिटिक्स चली और बाकियों की नहीं चली।
अब चन्नी साहब का सीएम तो बनना सबने देख लिया, लेकिन पावर जो है वो सिद्धू के पास है। मतलब आप समझिए कि बैटिंग जो है वो चन्नी साहब कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट कौन से खेलेंगे ये नवजोत सिंह सिद्धू बताएंगे। क्रिकेट में मुश्किल है कि कौन सा शॉट खेलेंगे, आप जो है वो अंदर बैठ के बताएं, लेकिन पॉलिटिक्स में है, संभव है। कांग्रेस अब सफाई दे रही है कि दोनों के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेगी, मतलब सिद्धू साहब और चन्नी साहब के। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, एक बार सुनाता हूं, फिर आगे पूरी जानकारी दूंगा इस दलित पॉलिटिक्स की। संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। यही वास्तविकता और सत्य है मेरे मित्र। वास्तविकता और सत्य क्या है वो कभी कभी वहां से देखने पर समझ में आती है जहां से उसको देखा जाना चाहिए। अगर वास्तविकता और सत्य यह है कि दलित को ही आगे बढ़ाना था और नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ही चुनाव लड़ना था, और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो नवजोत सिंह सिद्धू को 5 महीने के लिए सीएम बना देते और चन्नी साहब के चेहरे पर लड़ते। चन्नी साहब का चेहरा कोई ऐसा वैसा चेहरा नहीं है। पंजाब में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं भाई। अभी बताऊंगा उनका पूरा बायोडेटा, तो आपको समझ में आएगा कि वो भी कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन 5 महीने दलित सीएम और उसके बाद जाट सिख। सुनील जाखड़ का दर्द भी सामने आ गया। सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे टाइम्स नाउ नवभारत ने जब बात की तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी गंभीर है। सुनील जाखड़ ने कहा कि कई लोग जो सोनिया गांधी के आसपास पहुंच गए, पता नहीं कैसे, वो लोग आज हिंदू हिंदू की बात करके उनका पत्ता काट गए। वो दरअसल पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अब जो वो दर्द बयां कर रहे हैं उसको सुनिए, जिसका मतलब सीधा सीधा वो ये बता रहे हैं कि उनका टिकट ही इसलिए कट गया क्योंकि वो हिंदू थे। समझता हूँ बहुत से काबिल व्यक्ति बैठे थे जो आज मेरे हिंदू या होने की बात करते हैं, सिख ना होने की बात करते हैं। वो उन्होंने मुझसे उस दिन नहीं पूछा, सोनिया जी से उस दिन नहीं पूछा सुनील को हिंदू है पंजाब में पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना है। उन्होंने उस दिन नहीं पूछा 2012 में जब सोनिया जी ने मुझे घर से बुला के सुनील यू आर गोइंग टू बी द CLP लीडर इन पंजाब, उस दिन नहीं पूछा इन्होंने। वो लोग पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, वो पंजाबियत के ऊपर वो ठेस पहुंचा रहे हैं। दे आर नॉट पंजाबीज, दे आर सूडो पंजाबीज। I don't know how they have sneaked up to a position where they have enjoy a proximity to Mrs. Gandhi, who is the most secular leader. Rahul Gandhi is the most secular leader. She didn't like, उन्होंने सोनिया जी ने 1 मिनट नहीं सोचा। जब मनमोहन सिंह जी को बनाया देश का प्रधानमंत्री, 1 दफा नहीं 2 दफा बनाया, उस दिन ये लीडर कहाँ थे? उन्होंने नहीं कहा कि सिख तो 2% हैं, आप इनको देश का प्रधानमंत्री बना रहे हो। ये बातें जात पात आइडेंटिटीज की बातें RSS के मुंह से शोभा देती हैं, कांग्रेस के लीडर के मुंह से शोभा नहीं देती। ये सोनिया जी राहुल जी के ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं जो ये इस किस्म की बात करते हैं। इन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इनकी मेरे से नाराजगी हो सकती है, मुझसे अपनी नाराजगी निकालें। पार्टी जिन्होंने इस रुतबे तक पहुंचाया है वो इनके गांधी परिवार के विश्वास का कुछ ख्याल रखें कि इतना विश्वास उनके ऊपर है, उनको ना ये कलंकित करें। सुनील जाखड़ जो कह रहे हैं वो बड़ा गंभीर है। 2 बातें वो कह रहे हैं। एक तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से किन्होंने रोका? जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी थे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि उनको रोके जाने की वजह यह थी कि वो हिंदू थे। अब आप सोचिए कि कितना गंभीर आरोप वो अपनी पार्टी पर लगा रहे हैं, उन लोगों पर लगा रहे हैं जो सोनिया और राहुल गांधी के करीबी हैं और किसी को उसके धर्म की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनने देते। अच्छा, अगर पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी तो क्या चन्नी साहब को ही रिपीट किया जाएगा? दलित हैं, अगर आप कह रहे हैं हिस्टोरिक है, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया हिस्टोरिक है, तो क्या हिस्ट्री के पन्नों में वो रह जाएंगे 5 महीने के बाद, या फिर आगे भी आएंगे, या नवजोत सिंह सिद्धू को कुर्सी मिल जाएगी? अब अगर आपको यह समझना हो तो आपको थोड़ा हिस्ट्री के पन्नों में लेकर चलता हूं कि कांग्रेस का इतिहास क्या कहता है। महाराष्ट्र का एक उदाहरण आपको बताता हूं और यह आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पंजाब में क्या हो सकता है। और यह उदाहरण महाराष्ट्र का है कि महाराष्ट्र में भी क्या इससे पहले चन्नी साहब वाला काम हो चुका है।
पंजाब की तरह महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था जब 2003 का साल था, और 2003 के साल में पहली बार चुनाव से ठीक पहले एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनका नाम था सुशील कुमार शिंदे। इनको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, और यह महाराष्ट्र के पहले दलित सीएम थे। जैसे चन्नी साहब पंजाब के पहले दलित सीएम हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के पहले दलित सीएम सुशील कुमार शिंदे को बनाया गया चुनाव से पहले, वैसे ही जैसे अभी इनको बनाया गया 20 महीने पहले। और महाराष्ट्र में दलित आबादी जो है, दलित आबादी वहां पर दलित वोटर जो हैं वो करीब 14% है महाराष्ट्र के अंदर। तब महाराष्ट्र के वो पहले दलित सीएम बने और 20 महीने का उनको वक्त मिला। लेकिन जब चुनाव के बाद कांग्रेस जीत गई तो शिंदे साहब जो हैं उनको कहा गया कि प्लीज सर थोड़ी सी जगह दीजिए और आइए विलास राव देशमुख। मुख्यमंत्री बनाए गए विलास राव देशमुख, यानी एक मराठा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और दलित को साइड कर दिया गया। एग्जैक्टली वही केस है जो अभी आपको पंजाब में नजर आ रहा है। अब आप यहां सुशील कुमार शिंदे की जगह चन्नी साहब का नाम सोचिए और उनकी तस्वीर सोचिए। 2003 की जगह 2021 इसको देखिए, और कांग्रेस पार्टी तो वहीं की वहीं है, वो नहीं बदली, लेकिन विलास राव देशमुख की जगह आपको नवजोत सिंह सिद्धू नजर आएंगे। ये इतिहास का पन्ना गवाही दे रहा है कि आगे पंजाब में क्या हो सकता है। अच्छा, दलित पॉलिटिक्स नाम पर सिर्फ दिखावा कैसे होता है वो भी आपको समझनी चाहिए। देश में दलित आबादी कितनी है? करीब 20%, 20% आबादी जो है वो दलितों की मानी जाती है। और अब तक इस देश में कितने प्रधानमंत्री रहे दलित, ये आपको बताता हूं। और ये दलितों के बारे में बता रहा हूं। ये दलित कितने प्रधानमंत्री रहे इस देश में? 0। एक भी प्रधानमंत्री आज तक किसी पार्टी ने नहीं चुना कि दलित को आप प्रधानमंत्री बना दें। राष्ट्रपति कितने रहे? राष्ट्रपति रहे 2। कोविंद साहब जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो भी दलित है। अच्छा, दलित सीएम कितने रहे? मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखिए, 8 दलित मुख्यमंत्री इस देश ने देखे। और आज की तारीख में आज कितने सीएम जो दलित हैं? वो हैं सिर्फ 1, ओनली 1। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक दलित सीएम कितने? 1। ये इस देश में दलित करने वालों का सत्य है। और दलित मुख्यमंत्रियों का इतिहास आपको बताता हूं। दलित मुख्यमंत्रियों का इतिहास क्या कहता है? आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं, आपको समझ में आएगा ये 8 मुख्यमंत्री कौन थे और कब कब बने। दामोदरम संजीवैया, आंध्र प्रदेश, देश के पहले दलित मुख्यमंत्री 1960 से लेकर 1962 तक। उसके बाद बिहार, भोला पासवान 1971 से लेकर 1972 तक। उसके बाद 1989 से लेकर 1980 तक बिहार में रामसुंदर दास। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में 1980 से 1981। मायावती यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री रही। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र में 2003 से 2004। जीतन राम मांझी बिहार में 2014 से 2015। यह दलित मुख्यमंत्रियों का इतिहास है इस देश के अंदर। और अगर आप एक बात ध्यान से देखें, एक बात, तो मायावती को छोड़कर कोई भी इनमें से 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है। मायावती 5 साल मुख्यमंत्री क्यों रही? क्योंकि उनकी खुद की पार्टी थी, लेकिन जहां नहीं थी अपनी पार्टी वहां ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इस वक्त एक आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, जो जानकारी मिल रही है अभी, जिस अगले चैप्टर पर जाने वाला था उसमें अभी एक बड़ी खबर आ गई है। आनंद गिरी वो अरेस्ट हो रहे हैं। आपको उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। आनंद गिरी के अरेस्ट होने की तस्वीरें आ रही हैं। आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी, महाराज नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई है उस मामले में उन पर आरोप लग रहा है।
गिरी की आप तस्वीरें देख रहे थे, टाइम्स नाउ पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं और बाहर जो है वो पुलिस पहुंची हुई है उनको अरेस्ट करने के लिए। और ये अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है, उस मामले में इनका नाम जो है वो संदिग्ध लोगों की सूची में आ रहा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें इनका भी जिक्र है, बताया जा रहा है। और ये खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी जी सुसाइड नहीं कर सकते। और आनंद गिरी जी के इस बयान पर अभी बहुत सारे सवाल जो है वो उठेंगे। वो कह रहे हैं कि आनंद गिरी की ये सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी जी लिख ही नहीं सकते। और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इनका और नरेंद्र गिरी जी का मतभेद था, लेकिन इनका ये कहना है कि मेरी सुलह हो चुकी थी, मैंने पैर पकड़कर माफी मांग ली थी। तो बड़ी अजीबो गरीब स्थिति इस पूरे मामले में बनी हुई है महंत नरेंद्र गिरी जी के मौत के मामले में। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त हर किसी की नजर इस बात पर है कि कौन सच कह रहा है। क्या वाकई नरेंद्र गिरी जी जो हैं वो आत्महत्या कर सकते हैं, जैसा शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको आनंद गिरी दिख रहे हैं जिन पर कुछ आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ सोफे पे जो बैठे हुए आपको दिख रहे हैं वो नरेंद्र गिरी जी हैं जिनकी मौत हुई है। और इस देश की बड़ी जानी मानी हस्ती महंत नरेंद्र गिरी जी जिनकी मौत हुई है, आनंद गिरी कह रहे हैं कि गुरुजी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, साजिश के तहत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। सुसाइड नोट में कुछ और निकल कर आता है। तो ये पूरा मामला पेचीदा हो चुका है। इसमें कौन सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यह समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो सबसे अहम होगी कि उस जांच में क्या निकल कर आता है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब महंत आनंद गिरी जो हैं वो महंत नरेंद्र गिरी के पैर में गिरकर माफी मांग रहे थे। एक बार अगर सुना सकते हैं तो ये वीडियो सुनवा दीजिए। अच्छा, थोड़ी देर में यह वीडियो आपको सुनवाता हूं कि इसमें कैसे वो माफी मांग रहे थे। लेकिन आनंद गिरी ये कह रहे हैं कि मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूं, ये उनका सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता। उनके और उनके गुरुजी के बीच कोई मतभेद नहीं थे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मई का वीडियो है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो माफी मांग चुका हूं, पैर पकड़ के माफी मांगा। देखिए वो अपने कान छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूरा वीडियो बना हुआ है। नरेंद्र गिरी जी जो है वो हामी में सिर हिलाते हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया इस माफी को। लेकिन फिर सुसाइड नोट में आनंद गिरी जी का नाम कैसे आता है? और पुलिस जब वहां पहुंची है आनंद गिरी को हिरासत में लेने के लिए, तो अब यह माना जाना चाहिए कि जब उनसे पूछताछ होगी तो बहुत कुछ जानकारी सामने आएगी। आनंद गिरी से टाइम्स नाउ पर जो बातचीत हुई, अगर उसका कुछ हिस्सा सुना सके तो वो भी दिखाइए। नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। ये मई का वीडियो था जो अभी आप सुन रहे थे, और उसमें जो नरेंद्र गिरी जी हैं वो ये खुद बता रहे हैं कि कैसे इसने माफी मांगी है और मतभेद जो है वो खत्म हुआ है। लेकिन अब आनंद गिरी ये कह रहे हैं कि गुरुजी और उनके बीच कोई मतभेद नहीं था, और वो ये कह रहे हैं कि जो सुसाइड नोट बताया जा रहा है उसमें हैंडराइटिंग उनके गुरुजी की है ही नहीं।
और अब पुलिस बाहर खड़ी है, वो उन्हें हिरासत में लेना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। वहां भीड़ लगी हुई है, लोग भी देख रहे हैं ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और अचानक महंत नरेंद्र गिरि जी क्यों सुसाइड करेंगे, इसका सवाल भी उठ रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो महंत आनंद गिरि को आप सुन रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि सुसाइड नोट में तो आपका भी नाम है, तो कह रहे मुझे अभी नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है, मुझे सुसाइड नोट के बारे में ज्यादा पता नहीं। तो जब देखा नहीं है, पता नहीं है, तो ये कैसे पता कि उसमें हैंडराइटिंग जो है वो गुरुजी की नहीं है? तो कई सवाल अभी खड़े होंगे और उन्हीं का जवाब मिल सके इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने महंत आनंद गिरि से बात की है इस पूरे मामले पर। वो हिस्सा आपको सुनवाता हूं। आनंद गिरि जी, इस वक्त महंत नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या की जो खबर आई है, कहा जा रहा है उन्होंने 5 पृष्ठ की एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपका नाम दिया है। आनंद गिरि जी, एक ऐसा भी वक्तव्य आया था कि आपको हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, क्या आपको हिरासत में लिया? क्या हरिद्वार की पुलिस आपके पास आई? मैं हिरासत में नहीं हूं और मैं आपके समकक्ष हूं। मैं लगातार पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हूं। आनंद गिरि जी, मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, अगर आप हिरासत में नहीं है तो आप कह रहे हैं आपने संपर्क साधा हुआ है अधिकारियों से, आपको किसी अधिकारी ने कोई सवाल पूछा अब तक? जी आनंद गिरि जी, आप कह रहे हैं आप वहां अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, आपसे कोई सवाल पूछा गया अधिकारियों द्वारा? नहीं, अभी कोई सवाल किसी प्रकार का कोई समाज इस तरह से नहीं हुआ है। मैंने स्वयं अधिकारियों से फोन करके बात की है। मैंने कहा कि हर प्रकार की जांच में तैयार हूँ। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मेरे जो विवाद थे इतने सशक्त, आत्महत्या कभी करी नहीं सकती। बहुत मजबूत व्यक्ति, 18 परिषद के अध्यक्ष थे, आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। उनकी हत्या हुई है और बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से हाथ जोड़ के आपके रूप में मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं बैठा हूँ पिछले 4 महीने से। आपका उनके साथ जो दोबारा समझौता हुआ था, उसके बाद आपको लगा कि कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे? आपने कहा कि ये हत्या हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है? आपको किसी पर शक है? मुझे बहुत लोगों पर शक है। उन लोगों पर शक है जो उस मठ से पैसा लगातार लाभ ले रहे थे। मुझे शक है उन लोगों से जिनको लग रहा था कि कहीं न कहीं उनकी संपत्ति वापस मठ में शामिल हो सकती है।
इसलिए उनकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। और मैं मई के बाद में उनसे मैंने कोई बात नहीं की है, मेरे पास कोई संपर्क नहीं था। ये सूचना मिली कि हरिद्वार आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। उसके बाद कभी हरिद्वार नहीं आए। मैंने कई बार उनको बुलाया, वो हरिद्वार नहीं आए। लेकिन अचानक ये खबर आना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे गुरुजी आत्महत्या संभव ही नहीं है। इसी सूरत में मान नहीं सकता कि वो आत्महत्या करेंगे। वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। ये जांच का विषय है, षड्यंत्र करके उनको माना गया और मुझे फंसाया जा रहा है। तो आपको किसके ऊपर शक है? कोई नाम आपके जहन में जिनके ऊपर शक है आपको? इस वक्त हम पूछना चाह रहे हैं आनंद जी किस पर शक है आपको, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। बहुत सारे लोग हैं, मैं इसका विषय जानूं बहुत सारे लोगों पर शक है, नाम बता दें अगर आपको किसी पर शक है। मेरा रजत में कोई विवाद नहीं था। महंत आनंद गिरी को आप सुन रहे हैं और उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत पर एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत सारे लोगों पर शक है। वो ये कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी जो हैं वो बेहद मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे और वो इस तरीके से आत्महत्या कर ही नहीं सकते। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो राज्य की सरकार है वो जांच करे और ये आत्महत्या का मामला उनको यानी महंत आनंद गिरी को नहीं लगता, इसलिए इसकी बड़ी तफसील से जांच होनी चाहिए। एक एक जो बारीकी है उसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या वाकई आत्महत्या महंत नरेंद्र गिरी कर सकते हैं, और अगर वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं आनंद गिरी जी तो किसका इसमें फायदा हो सकता है। दरअसल एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में एक तरह से वो अपना वसीयतनामा लिख कर गए हैं और सुसाइड नोट में लिखा था कि आश्रम का क्या करना है, शिष्यों का क्या करना है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि बहुत सारी वजहों से वो दुखी थे। नरेंद्र गिरी ने शिष्य आनंद गिरी का भी नाम उसमें लिखा है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो सम्मान से जिए हैं और सम्मान के बिना नहीं रह सकते। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये सुसाइड नोट सही है तो फिर वो कौन सा सम्मान है जो महंत नरेंद्र गिरी जी को नहीं मिल रहा था और जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे थे। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करेंगे और कैसे जिएंगे। अब सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी, इसके बाद ही पुलिस इसे रिलीज करेगी, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि यह सुसाइड नोट वाकई नरेंद्र गिरी महाराज ने लिखा या किसी और ने लिखा। आनंद गिरी तो दावा कर रहे हैं कि सुसाइड नोट हो ही नहीं सकता, जब आत्महत्या ही नहीं कर सकते तो सुसाइड नोट कैसे हो सकता है। लेकिन सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी महाराज ने आनंद गिरी का नाम लिया है और आनंद गिरी के बारे में भी हम आपको बताते हैं। जिन आनंद गिरी को अभी आप सुन रहे थे, ये आनंद गिरी हैं कौन। तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस पूरे मामले में एक तरफ है महंत नरेंद्र गिरी जिनकी मौत हुई है और दूसरी तरफ जो है वो आपको नजर आएंगे इस पूरे मामले में महंत आनंद गिरी, जिनको अभी आप सुन रहे थे और जिनका यह दावा है कि यह आत्महत्या नरेंद्र गिरी जी नहीं कर सकते। और इन दोनों का पुराना झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों आरोप लगाते थे। अब आरोप क्या लगते थे? आनंद गिरी जो हैं ये आरोप लगाते थे कि मठ मंदिर यानी मठ मंदिर और इसके अलावा जो मंदिर की जमीन है और जो चढ़ावा है, इसमें आनंद गिरी का यह आरोप है कि इसका दुरुपयोग करते थे नरेंद्र गिरी जी। यह आरोप आनंद गिरी लगाते हैं और आनंद गिरी पर यह आरोप लगाते थे नरेंद्र गिरी जी कि यह परिवार से संबंध रखते हैं, जो कि परंपरा के खिलाफ है, और वो भी वित्तीय गड़बड़ी का आरोप आनंद गिरी पर लगाते थे। मठ और मंदिर के पैसों का दुरुपयोग, यह आरोप लगता था। तो दोनों एक दूसरे पर पैसे के दुरुपयोग का आरोप तो लगाते ही थे और बाकी जो भी मसला हो। लेकिन फिर इनका कहना है कि भाई हमारा जो है वो आपस में सुलह हो गई थी। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद और बाघंबरी मठ से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन इस साल मई में जो आपको वीडियो दिखा रहा था वो सुलह का वीडियो था कि पैर पकड़ लिए और बोले माफ कर दीजिए भैया,
नरेंद्र गिरी जी, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे माफ कीजिए, और उन्होंने माफ कर दिया। ये वीडियो में नजर आता है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। आनंद गिरी ने 5 नाम लिए, जिसमें अजय सिंह का नाम है सिपाही, मनीष शुक्ला और शिवेक मिश्रा, और 2 और नाम है जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि उनका कुछ इसमें किरदार हो सकता है। आनंद गिरी को कहां से पकड़ा गया? हरिद्वार से पकड़ा गया, और पुराने उनके कई विवाद हैं। नरेंद्र गिरी से उनका एक झगड़ा एक पेट्रोल पंप शुरू करने को लेकर हुआ था। तो झगड़ा कहां से शुरू हुआ? अगर आप झगड़े की बात कीजिएगा तो नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच झगड़ा पहला पेट्रोल पंप को लेकर शुरू हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई झगड़े की। प्रयागराज के दारागंज में मठ की जमीन, पेट्रोल पंप शुरू करने की बात थी उस मठ की जमीन पर, और पेट्रोल पंप आनंद गिरी के नाम पर खुलना था, लेकिन इसके बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। जब झगड़ा बढ़ गया तो हुआ कि चलो नहीं खुलेगा, पेट्रोल पंप खुलेगा ही नहीं। इससे आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने लगे। आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में लगा था आरोप 2 महिलाओं से अभद्रता करने का, यानी महिला से अभद्रता का आरोप यह लग चुका है आनंद गिरी पर, जिनको अभी आप सुन रहे थे। अभद्रता का आरोप इन पर लगा है आनंद गिरी पर, जिनको अभी आप सुन रहे थे। तो यह पूरा मामला जो है बड़ा संगीन है। 2016 और 2018 में महिलाओं ने यह आरोप लगाए थे, और मई 2019 में आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में रोका गया। जांच में बरी होने के बाद उनको जाने दिया गया था। लेकिन और ये जो झगड़ा हुआ था इनका और नरेंद्र गिरी जी का, उसके बाद उनको मठ से निकाल दिया गया था। अब आईजी केपी सिंह क्या कह रहे हैं वो भी आपको एक बार सुनवाता हूं। कि 5, 20, 25 पे फोन आया यहाँ से आश्रम पे कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए। मैंने पूछा कहाँ महाराज, जल्दी हम लोगों ने काट दिया, उतार दिया। हम लोग तो देखे कि महाराज को जमीन पे हुई थी और रस्सी लटकी हुई थी, खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जब जांच करेगी, जांच आगे बढ़ेगी, और आनंद गिरी जो कह रहे हैं उसके साक्ष्य वो दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, सुसाइड नोट में और उनके बयानों में कुछ मैच होता है नहीं होता है, तो पूरी जांच के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी और उस पर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल न्यूज की पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, टेक्नोलॉजी की क्लास लेकर लौट रहे हैं ब्रेक के उस पार। और पाठशाला में एक बार आपको फिर पहले वाली क्लास में लिए चल रहा हूं, जिसमें पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दलित पॉलिटिक्स के बारे में आपको बता रहा था। चन्नी साहब का प्रोफाइल भी थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। 48 साल के चन्नी ने पार्षद के तौर पर करियर की शुरुआत की। वो पंजाब के चमकौर साहब से 3 बार के विधायक हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। 2015 से 2016 तक वो विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे। चन्नी कभी अमरिंदर सिंह के खास थे, फिर सिद्धू कैंप में चले गए, और चले गए तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कई कहानियां भी हैं, और बड़ी दिलचस्प कहानियां आपको सुननी चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते हैं। 2017 में पंजाब में मंत्री बनने के बाद एक ज्योतिषी ने चन्नी साहब से कह दिया, मतलब उनको सलाह दे दी कि घर में जो ईस्ट है यानी पूर्व दिशा, वहां से एंट्री करने पर राजनीतिक फायदा होगा। इस सलाह पर चन्नी साहब ने गैर कानूनी तरीके से पार्क से घर तक सड़क बनवा दी। पूर्वी दिशा में घर में गेट बनवा दिया जिससे वो अंदर आ सके। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही चंडीगढ़ प्रशासन ने उस सड़क को तोड़वा दिया, लेकिन ज्योतिष ने कह दिया तो उन्होंने कर दिया। अच्छा, उसी ज्योतिष भाई साहब ने फिर से चन्नी साहब को अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा था कि हाथी की सवारी करने से फायदा होगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने बिना वक्त गवाए कहा, हाथी लाओ, लाओ हाथी, चढ़ेंगे उस पर। और खराड़ इलाके में अपने घर के लॉन में हाथी की सवारी की कि हाथी पर चढ़ेंगे तो किसी दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी चढ़ेंगे। अब उस वक्त तो नहीं चढ़े, लेकिन आज चढ़ गए। कमाल तो है। अच्छा, फरवरी 2018 में चन्नी फिर से चर्चा में आए। चरणजीत चन्नी पंजाब सरकार में मंत्री थे और एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में लेक्चरर की पोस्ट पर 2 दावेदार थे।
चन्नी साहब ने सिक्का उछाल कर टॉस कर दिया। यह तस्वीर है उसकी जो आप देख रहे हैं। उन्होंने एक सिक्का लिया, बोला कि टॉस से फैसला कर लेते हैं कि किसको यह पोस्ट मिलना चाहिए, और यह वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ। अब आप सोचिए, अब मुख्यमंत्री बने हैं, सिक्का उछाल उछाल के टॉस करेंगे, कितना तेजी से काम होगा, फटाफट निपटेगा। तो ये होगा, बस आप जाइए तो वहां सिक्का लेकर जाना पड़ेगा, अपना लेके जाइए, अपना कराइए। अब वो शोले वाला मत लेके जाइएगा कि अपना काम कराना है तो दोनों तरफ एक ही रखा और चले गए कि आपका काम होना है, तो उसमें चन्नी साहब को कहा कि मेरा वाला सिक्का से कर दीजिए। अच्छा, चरणजीत चन्नी के अनलिमिटेड कारनामे, उनका एक कारनामा पीएचडी करने से भी जुड़ा हुआ है। पीएचडी के लिए उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पर कांग्रेस को चुना। चन्नी साहब कांग्रेस में हैं और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पर पीएचडी करूंगा। उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाए। कांग्रेस पर पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसको पास ही नहीं कर पाए। तब पंजाब यूनिवर्सिटी ने चन्नी साहब के लिए नियमों में ढील दी। चन्नी साहब को जगह देने के लिए एससी एसटी के पासिंग मार्क्स कम कर दिए गए ताकि वो कांग्रेस पर जो है वो पीएचडी कर सके। तो चन्नी साहब जो है वो कमाल के। 2018 में चरणजीत चन्नी पर मीटू के तहत #मीटू के तहत आरोप भी लग चुका है। उन पर एक महिला आईएएस को अनुचित मैसेज भेजने का आरोप लगा। महिला अफसर ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उस समय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी से माफी मंगवाई। महिला अधिकारी से माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो गया था। तो चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को दलित सीएम बनाकर मैदान में उतार दिया गया है। चन्नी साहब के अपने किस्से हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये किस्से और कहानियां तो रह जाएंगे। चन्नी साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी तो दलित के लिए जो इस देश में बातें होती हैं उसमें कुछ तस्वीर बदलेगी या सिर्फ टोकनिज्म चलेगा।